माफ़ी चाहता हूँ। एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा नेट एक एक मिनट में साथ छोड़ देता है। अभी आप लोगों से बात कर रहा था मैं, नेट ने साथ छोड़ दिया। एक लिखने वाले, पढ़ने वाले, कवि की, लेखक की एक लय होती है, डांसर की, जो भी किसी भी तरह की कला में जो लोग होते हैं उनकी एक लय होती है, एक गत्यात्मकता होती है, एक धारा होती है। जब आप उस धारा में बह जाते हैं तो बहते चले जाते हैं। ये हम लोगों का सोचा समझा कुछ संवाद नहीं होता कि हम पहले लिखें, पढ़ें और फिर कुछ कहना शुरू करें। जो भी निकलता है वो दिल से निकलता है। कुछ पढ़ के सुना रहे हो तो अलग बात है। खैर, माफ़ी चाहता हूँ मैं जो आप लोगों को मैं बात करते करते हट गया या नेट ने मुझे आपसे दूर कर दिया। तो मैं आज बात कर रहा था 13 तारीख के बारे में। आज 13 तारीख है। बहुत सारे लोगों के लिए ये केवल 13 एक तारीख है। बहुत से लोग सिनेमा गए होंगे, बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, बहुत लोग अन्य कुछ कार्यक्रम में गए होंगे, अपने अपने काम किए होंगे लोगों ने। 125 करोड़ से बड़ी आबादी है देश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 125 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ 25 लाख या 12,500 या 1,250 लोगों ने भी आज ये याद किया होगा कि आज क्या हुआ था। आज जो हम फ्री होकर के घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं पूरे देश में, हम वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुन लेते हैं, हम अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर देते हैं, हम अपनी मांग के लिए सरकार के किसी भी अंग से टकरा जाते हैं, हम अदालत में खड़े होकर के बहस करने लगते हैं। ये दिन आया कैसे? हम तो गुलाम थे सैकड़ों साल से। 1857 में शुरू हुआ एक लड़ाई में शुरू हुई। लोग कहते चर्बी के लिए शुरू हुई थी, कारण कुछ भी हो, पर पहली बार देश खड़ा हुआ था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश गुलाम तब हुआ था जब हम बटे हुए थे जातियों में, धर्मों में। मुट्ठी भर लोग आते थे देश के कोने से, 500, 700, 1000, 1200, 1500। इतिहास में यही मिलता है। केवल इतने घुड़सवार आते थे देश के कोने से और हमको लूटते हुए चले जाते थे। जो मजदूर था वो मजदूरी करता रहता था, वो कहता था मेरा काम लड़ना नहीं है। जो किसान था वो हल बैल लेक के किनारे खड़ा हो जाता था कि लड़ने वाले लड़ने, फिर मैं अपनी खेती करूंगा। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था तो मैंने बहुत बार ये कहा है कि वहां के पुजारियों ने जो पूजा करना शुरू कर दिया, इतने कम सिपाही आए थे कि वहां मौजूद सारे लोग सिर्फ अपने लोटे और थाली लेकर के उन्हीं को फेंक फेंक करके मारते, तो शायद लूटने वाले लोग जिंदा बच के नहीं गए होते। लेकिन जातियों में बटा हुआ देश, धर्म में बटा हुआ देश, कर्म में बटा हुआ देश इतना बटा हुआ था कि मुट्ठी भर लोग आए, हमको गुलाम बना के यहीं बैठ गए और सैकड़ों साल हम गुलाम रहे। आजादी की लग जगी तब जगी जब हम एक होकर खड़े हो गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, जिसको जो भी कहे, जब सारे लोग मिलकर खड़े हो गए तब हम आजाद हुए। लेकिन आजादी यूं नहीं मिली। एक शब्द में मैं कहूं तो फ्रीडम इज नॉट फ्री। आजादी मुफ्त में नहीं है। लाखों लोगों की कुर्बानियों से मिली हमको ये आजादी। आज उसी लड़ाई के एक दिन की चर्चा में आपके सामने कर रहा हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सुना है आप लोगों में से कुछ लोगों ने।
तमाम फिल्मी गाने और तमाम फिल्मी चेहरे याद किए हुए लोग, नौजवान पीढ़ी, क्या उनको इन दो पंक्तियों के बारे में पता है? और नहीं पता तो गलती हम लोगों की है कि हमने बताया क्यों नहीं। मैं उनको गुनाहगार नहीं मानता, लेकिन क्या सचमुच मेले लगते हैं कहीं? हाँ, लगते हैं। दरगाहों पर, डे बाबा के थान पर, काली माई की थान पर, सम्मो माई की थान पर और तरह तरह के देव देवताओं के स्थानों पर, बाजारों पर मेले लगते हैं। जिनको देखा नहीं उनके मेले लगते हैं, जिनको देखा और जाना, जिन्होंने अपनी जान हमारे लिए दे दी, उनके मेले क्या वो हमें याद भी नहीं रहते। आज 13 तारीख है, जलियांवाला बाग को याद करने की तारीख। मैं गया था अमृतसर, वाघा बॉर्डर भी गया था। वहां की परेड देख करके आत्मगौरव का एहसास आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मेरी रुचि उसमें बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वहां तो हमारे बहादुर फौजी खड़े हैं, ये आश्वस्त करते हुए कि देश के लोगों, हम जब तक यहाँ खड़े हैं चिंता मत करो, निश्चिंत होकर अपना काम करो, अपनी जिंदगी जियो। हम वहां खुश होने जाते हैं और फिर भूल जाते हैं लौटकर कि फौजी किन हालातों में वहां खड़े हैं। वहां से केवल आधा घंटा पहले अमृतसर पड़ता है, या अमृतसर से आधा घंटा बाद बाघा बॉर्डर पड़ता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, सिख लोगों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर, जहां दुनिया के लोग जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहां। सिख धर्म की एक विशेषता तो आपको सबको अच्छी लगेगी। आप वहां जाइए, बड़े बड़े घरों के लोग वहां सेवा करने आते हैं। आप जब दरवाजे में घुसेंगे तो कोई आपका चप्पल और जूता अपने हाथ से उठाएगा, आपको एक टोकन देगा और आपका जूता और चप्पल संभाल कर रख देगा। वो अच्छे अच्छे परिवारों के लोग होते हैं जो खुद सेवा करने वहां आते हैं। आप जब लौट कर आएंगे तो आपको जूता और चप्पल साफ हालत में टोकन देने पर मिल जाएगा। उसमें कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती। वहां के कुछ तरीके हैं। सर पर एक रुमाल रखना पड़ता है, पैर धो लेना पड़ता है, चाहे सफाई के लिए, बस वो कर दीजिए और आप अंदर चले जाइए। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, कोई नहीं पूछता। प्रसाद एक लाइन में लग के मिलता है, सबको मिलता है। खाना खाना है तो आप बैठ जाइए, लंगर चख लीजिए। एक लाइन से खड़े होंगे, एक लाइन से बैठेंगे, एक जैसा खाना मिलेगा। अच्छे अच्छे परिवारों के लोग वहां भी सेवा कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे परिवारों की औरतें वहां पर आपके लिए रोटी बेल रही होंगी और आपको खाना परोसा जा रहा होगा। आप लौट आइए। बराबरी, सबके साथ बराबरी, सबका पेट भरता है, किसी की जात धर्म नहीं पूछा जाता। बहुत बड़ी विशेषता है सिख धर्म की है। सलूट करना चाहिए हमको और सीखना भी चाहिए उनसे। हम सबको सीखना चाहिए। वो महान गुरुद्वारा है, हर गुरुद्वारे में वैसा ही मिलता है। देश के किसी कोने में चले जाए, रहने को जगह ना हो तो गुरुद्वारे में चले जाइएगा। देश के किसी कोने में चले जाए, भूख लगी हो, गुरुद्वारे में चले जाइएगा, आपको वहां खाना मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। कोई शिकायत नहीं मिली आज तक गुरुद्वारों से। उस गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही एक दरवाजा पड़ता है, छोटा सा दरवाजा, और वो है जलियांवाला बाग का दरवाजा। उसको बाग कहा जाता है। हो सकता है पहले वहां कोई बगीचा रहा हो। बहुत छोटा सा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान नहीं है। यही 13 तारीख थी, वहां मीटिंग चल रही थी। अचानक जनरल डायर वहां पहुंचा। उस दरवाजे पे उसने टैंक लगा खड़ा कर दिया, या बख्तरबंद गाड़ी खड़ी कर दी और अंदर घुस गया। ये कायदा है दुनिया के किसी भी देश का कि कोई भी प्रदर्शन हो रहा हो, मीटिंग हो रही हो, सभा हो रही हो, लोग इकट्ठे हों, अगर वो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे हैं तो उनको बताया जाता है कि ये मीटिंग गैर कानूनी है, आप लोग यहां से हट जाइए। अगर लोग प्रदर्शन करने आए हैं तो एक सुविधा यह भी दी जाती है
कि आप में से जो लोग गिरफ्तार होना चाहें वो गिरफ्तार हो जाए। लेकिन उस दिन वहां यह नहीं कहा गया कि गैर कानूनी मीटिंग है, यह भी नहीं कहा गया कि आप लोग हट जाएं, कोई रास्ता भी नहीं दिया गया। बिना चेतावनी के सीधे गोली चलानी शुरू हो गई। गोलीबारी का आदेश हुआ, तड़तड़ाहट के साथ गोलियां चलने लगी। उधर स्वर्ण मंदिर में हो सकता है कि उस वक्त कीर्तन चल रहा हो, शब्दगान चल रहा हो, शब्द गूंज रहे हो, और इधर जलियांवाला बाग में गोलियां गूंजने लगी। कुछ लोगों ने कोशिश की दीवार पर चढ़ करके बचने की, निशाना लगा लगा करके उनको गोलियां मारी गई, वो वहीं टपक गए, गिर पड़े, वहीं जान गंवा बैठे। इतनी गोलियां चलाई गई कि पूरी दीवारें छलनी है गोलियों से। कभी आप जाके तो देखिए, बच्चों को भी ले जाइए। बहुत से लोगों ने बचने की कोशिश की। वहां एक कुआं है, उसमें कूद गए, शायद तैरना जानते हो, या दहशत के मारे कूद गए, शायद बच जाए। इसमें कूदने पर शायद हमें गोली न मारी जाए। लेकिन उन आतताइयों का आतंक तो देखिए, उनकी दहशत तो देखिए, उनका वहशियाना कृत्य तो देखिए, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति तो देखिए। कुएं में कूदे हुए लोगों पर भी ऊपर से गोलियां चलाई गई। कुछ लोग कूदे थे और दबकर मर गए, कुछ लोग डूबकर मर गए, जो नहीं मरे थे उनको गोलियों से मार दिया गया। पूरा कुआं खून से लाल हो गया। पानी कहां रह गया? पानी तो खून बन चुका था। पूरा जलियांवाला बाग चारों तरफ खून ही खून था और लाशें ही लाशें थी। और अट्टहास करता हुआ वो दहशतगर्द वहां से चला गया। मुझे तो लगता है हम अपने बच्चों को घूमने ले जाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं। जरूर जाइए, मना नहीं करता मैं। शिमला भी जाइए, विदेश भी जाइए, सब जगह जाइए। स्कूल कॉलेजों से भी कहना चाहता हूं, बल्कि सरकार अगर कोई नियम बना दे तो और अच्छा है कि बच्चों की एक टूर कम से कम साल में इन स्थानों पर जाना चाहिए जहां पर इन गोलियों के निशान हैं, जहां शहादत के निशान हैं, जहां जाकर पता लगता है कि किस तरह से हमको आजादी मिली है, जहां जाकर पता लगता है कि कितनी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने हमारे लिए, जहां जाकर पता लगता है कि कितना खून बहा है हमारे भविष्य के लिए, और जो हमारा आज है उसके लिए, हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए। हो सकता है कि इन जगहों पर जाने से हमारे चरित्र में कुछ परसेंट थोड़ा बहुत गुणात्मक अंतर आए। हो सकता है कि हमारे बच्चों में कुछ अंतर आए। हो सकता है कि हमारे बच्चों में कुछ नई भावनाएं जागृत हो। गलत कामों से बचें, इस देश को बेचने से बचें, इस देश को बर्बाद करने से बचें। वो जलियांवाला बाग का दिन है आज। कितने लोगों ने याद किया। हम कैसे कह सकते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम झूठ कहते हैं ना। जब वक्त आता है तो अचानक भीड़ उमड़ पड़ती है, किसी शहीद की लाश आती है, हम उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, और तरह तरह के उत्तेजक नारे लगाते हैं। अगले दिन उसे भूल जाते हैं, उसके परिवार को भूल जाते हैं, बल्कि उसके परिवार की जमीन जायदाद पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसको परेशान करने लगते हैं कि उसके घर में अब कोई आदमी नहीं है मजबूत जो उस घर का बचाव कर सके। कितने दोगले चरित्र के लोग हम लोग हैं, कितना दोहरा हमारा व्यक्तित्व और चरित्र है। हम एक दिन गाना गाते हैं, एक दिन नारा लगाते हैं और फिर मगन हो जाते हैं। हमारे पास घंटों पान की दुकान पर खड़े होने का टाइम है, हमारे पास घंटों गॉसिप करने का टाइम है, हमारे पास रोज सिनेमा देखने का टाइम है, रोज रेस्टोरेंट जाने का टाइम है, एक महीने के टूर पर जाने का टाइम है, लेकिन शहीदों को याद करने का टाइम नहीं है, शहादत को याद करने का टाइम नहीं है। आज शहादत को याद करने का दिन है। एक बड़ी शहादत थी वो। एक बार कल्पना करके देखिए, एक बार आंख बंद करके देखिए, थोड़ी देर सोचिए कि हमारे घर के कुछ लोग उस परकोटे के अंदर खड़े हुए अचानक गोलियां चलने लगती हैं। फिर अपने दिल पर महसूस करिए
कैसा महसूस होता है। वो जो लोग मरे उनके परिवारों का पता नहीं क्या हुआ, उनमें से पता नहीं है किन लोगों के भविष्य में क्या परिस्थितियां हुई। ये खोज का विषय है, पूरी लिस्ट देख करके उसकी खोज करनी पड़ेगी। लेकिन भावुक होने का दिन जरूर है। हमारे लिए आज लोगों ने कुर्बानी दी थी। आइए, सर झुकाकर दिन भर कुछ नहीं किया है तो इस वक्त सही 1 मिनट के लिए उनको हम नमन करें और याद करें कि तमाम लोगों की शहादत की जो लाशें गिरी, उसके पावड़े पर चल करके आजादी हमको मिली। शहीदों के लहू पर चल करके आजादी हमको मिली। हम इस आजादी को बचाएं, इस आजादी के मायने को बचाएं, इस आजादी के अर्थ को बचाएं, भारत के भविष्य को बचाएं, आजादी और लोकतंत्र के भविष्य को बचाएं और नमन करें उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें अपने लिए नहीं हमारे लिए दी। 23 साल का तो था भगत सिंह। कहा गया माफी मांग लो। लोग विवाद खड़ा करते हैं तरह तरह का। एक शब्द बहुत था, शायद छोड़ दिया जाता। उन्होंने कहा फांसी मंजूर है, माफी मंजूर नहीं है। मेरी शहादत इस देश की आजादी की जंग में एक नया रंग भरेगी। जानते थे गांधी, वो चाहता है शहादत, इससे यह देश खड़ा होगा। सभी जानते थे उसकी इच्छा का अनादर नहीं हो सकता था, और बच जाता तो भगत सिंह नहीं होता। मैं आज नहीं कहता कि 23 साल के नौजवान ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था। उसी पंजाब की धरती का था वो नौजवान। इस तरह के तमाम लोग, फिर सुनाऊंगा दूसरी जगह के बारे में आपको, कोई और कहानी किसी और जगह के बारे में। लेकिन आइए संकल्प करें कि अपने बच्चों को हम इन जगहों पर कभी न कभी जरूर ले जाएं और यहाँ की कहानी उनको बताएं और यहाँ का इतिहास बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।